नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज से हम छत्तीसगढ़ का भूगोल शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से आप लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे छत्तीसगढ़ जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ जीएस का कंप्लीट कोर्स आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ जीएस पैकेज ब्रैकेट में न्यू करके एक नया कोर्स दिखेगा। इस कोर्स में जितने भी वीडियोस और आपको पीडीएफ दिए जाएंगे वो 33 जिले के अनुसार नए अपडेटेड वीडियो और पीडीएफ मिलेगा, नए आंकड़ों के साथ। अगर आप चाहे सीजीपीसी प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएफएम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीएस जहाँ भी पूछा जाता है, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा, क्योंकि हम हर टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें जितने भी वीडियोस आपको मिलेगा, मैप आधारित डिजिटल क्लासेस आपको मिलेगा। वीडियोस में आपको मैप्स से पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, कलरफुल इमेजेस से हम पढ़ाते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। कुछ चीज़ें याद रखने में अगर तकलीफ होता है तो वहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे कम वीडियो दिखेंगे, 8 10 12 वीडियो दिखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो की संख्या को देख के आप परेशान मत होइएगा कि सिर्फ इतने ही वीडियोस हैं। दरअसल ये रिकॉर्डेड एक तरीके का कॉन्सेप्ट है हमारा। हम क्या करते हैं, हर दिन रिकॉर्ड करके यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपडेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे या फिर अल्टरनेट बेसिस पे वीडियोस वगैरह मिलता है। इसमें क्या होगा, अगर आप जैसे कोर्स ज्वाइन करते हैं तो जितने भी वीडियोस मिल गए हैं वो आप एक साथ देख सकते हैं। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलेगा और जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे ऑफलाइन में होता है, आप कोर्स ज्वाइन करते हैं और डेली बेसिस पे एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, वही चीज़ है यहाँ पे हम ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और कोर्स से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स का फ़ायदा क्या है, जितने भी वीडियोस है वो तो अपडेट हैं ही, साथ ही साथ ये ऑनलाइन होने के कारण कोई भी चेंजेस होते हैं तो हम चेंज वहाँ पे कर देते हैं। और आप कोई भी वीडियो, कोई भी पीडीएफ को 24 घंटे जितने बार चाहे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा कोर्स से संबंधित तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक कोर्स नहीं, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। अगर आप सीजीपीसी का कंप्लीट क्लास चाहते हैं, सीजी वैपम का कंप्लीट क्लास चाहते हैं, सिर्फ एक टॉपिक खरीदना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट खरीदना चाहते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, छत्तीसगढ़ जीएस हो गया, इंडिया जीएस हो गया, तो ऐसे एक सब्जेक्ट भी खरीद सकते हैं। और बहुत सारे फ्री पीडीएफ वगैरह भी हमारे स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन का मतलब आप पहले समझिए, किसी भी भूखंड को प्राकृतिक बनावट के आधार पर जब विभाजित किया जाए। प्राकृतिक बनावट मतलब जैसे कि आपका भूखंड में मैदान भी आ जाता है, पाट प्रदेश भी आता है, पठार भी आता है, ऊंची ऊंची चोटियाँ आता है, आपका नदियाँ, प्रवाह क्षेत्र, बेसिन वगैरह आता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक बनावट के आधार पर जब किसी भूखंड का विभाजन किया जाए, जैसे किसी राज्य का विभाजन किया जाए, किसी देश का विभाजन किया जाए, तो उसको कहा जाता है प्राकृतिक विभाजन। तो टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो हम इसमें छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक बनावट के आधार पर उसको विभाजित करेंगे। तो पहले हम छत्तीसगढ़ का लोकेशन समझेंगे देश के हिसाब से। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश के प्रायद्वीप पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप बना दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हिस्सा में आपका भारत में प्रायद्वीप पठार है और छत्तीसगढ़ का लोकेशन यहाँ पर उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है प्रायद्वीप पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। राज्य के चारों ओर ऊंचे उठे भाग हैं, जबकि मध्य भाग जो है वो मैदानी और सपाट है। छत्तीसगढ़ का ये मैप है, चारों ओर ऊपर ऊंचे उठे हुए भाग है ना, मतलब ऊपरी भाग है, मतलब उठे हुए भाग है चारों ओर, और बीच वाला जो भाग है वो मैदानी और सपाट है। और इसी भाग में सबसे ज़्यादा कृषि और खासकर धान की खेती होती है। तो अगर आप इसको अलग व्यू से देखेंगे तो चारों ओर ऊपर उठे भाग और बीच में आपका धान की खेती, तो एक कटोरे के जैसे दिखता है और बीच में धान, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। प्रदेश के पूर्व भाग में छोटा नागपुर का पठार तथा गरजात की पहाड़ियाँ हैं। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व भाग में यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर का पठार का थोड़ा बहुत विस्तार छत्तीसगढ़ के यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहते हैं, जसपुर के इलाके के आसपास, ठीक है। उत्तर पश्चिम में बघेलखंड का पठार है, छत्तीसगढ़ का मैप है।
तो आपका यहाँ पर उत्तर पश्चिम में बघेलखंड का पठार है, और बघेलखंड का पठार का विस्तार यहाँ पे पूर्वी बघेलखंड के पठार के तौर पे देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में। ठीक है, तो बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है, इसलिए पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। तो भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भागों में विभाजित किया गया है, या यूं कहें कि प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भागों में आपको याद रखना है। पहला नाम है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसको सरगुजा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। चौथा है आपका दंडकारण्य का पठार। तो ये 4 नाम आपको ध्यान से याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इमेज में समझाऊंगा। देखिए, प्रायद्वीप पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर है आपका बघेलखंड का पठार, और बघेलखंड के पठार का जो पूर्वी भाग है इसका विस्तार इस रीजन में है, इसको कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। छत्तीसगढ़ के पूर्व में है आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार थोड़ा जसपुर इलाके में, इसको कहा जाता है जसपुर शामरी पाट प्रदेश। ठीक है, और दक्षिण में आपका तेलंगाना का पठार, और इसी का यहाँ पे आप देखेंगे तो दक्षिण में आपका पठार से रिलेट करके याद रख सकते हैं दंडकारण्य का पठार। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैप से समझेंगे। अगर आपको ये मैप नहीं आता तो यूट्यूब में हमारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, आप छत्तीसगढ़ का मैप समझ सकते हैं। तो मैं मैप से प्राकृतिक विभाजन करने वाला हूँ। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। अलग अलग संभाग के हिसाब से आप इसको अगर बांटें तो ऊपर वाला आपका ये हो गया सरगुजा संभाग। इसमें 3 संभाग को मिक्सचर किया है मैंने, जैसे कि आपका बिलासपुर संभाग हो गया, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। ये तीनों संभाग जो है छत्तीसगढ़ का मैदान हो जाता है, और नीचे वाला हो जाता है दंडकारण्य का पठार। तो इसमें आपको देखिए, अब हम शुरू से समझते हैं। ये जो थोड़ा सा ब्लू या फिर पर्पल कह लो, ये जो कलर आपको दिख रहा है पूर्वी बघेलखंड का पठार है। तो यहाँ से पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये जो हिस्सा है ये पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया। देखिए, पूरा आपको जिला याद हो जाएगा। बस आप इसको जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। पूरा जिला आपको एक साथ याद रखने की जरूरत नहीं है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन कौन सा जिला आता है, इसी मैप से आप याद रख सकते हैं। फिर ये जो हिस्सा हो जाएगा आपका, ये होगा आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है आपका पूरा बिलासपुर संभाग, पूरा रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग में क्या ध्यान देना है, दुर्ग संभाग का जो मोहला मानपुर क्षेत्र है ये आता है आपका दंडकारण्य के पठार क्षेत्र में। और दंडकारण्य के पठार क्षेत्र में आपका जैसे कांकेर जिला है, तो कांकेर जिला का पूर्वी भाग थोड़ा सा जो है, सॉरी पूर्वी बोलता हूँ, उत्तरी भाग जो है ये आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है। तो ये जो पूरा येलो वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से लेकर क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है आपको, हम कांकेर का उत्तरी भाग पकड़ेंगे दक्षिण छत्तीसगढ़ के मैदान में, और क्या छोड़ेंगे, मोहला मानपुर जो जिला है उसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो मोहला मानपुर जिला है वो दंडकारण्य का पठार में आएगा, और कांकेर जिले का जो उत्तरी भाग है वो छत्तीसगढ़ का मैदान में आएगा। अब ये आपको याद रखना है प्राकृतिक विभाजन 1 2 3 4। अब इससे आपको फ़ायदा क्या है, आपको सारा जिला एक साथ याद हो जाएगा। जैसे पूर्वी बघेलखंड का पठार में कौन कौन सा जिला आएगा आपका, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और थोड़ा सा सरगुजा। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में कौन कौन सा जिला आएगा, ये है आपका बलरामपुर, जसपुर और ये है आपका सरगुजा। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान, तो पूरा आपका बिलासपुर संभाग, पूरा आपका रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग में सिर्फ आप मोहला मानपुर जिला ये छोड़ देना, और आपका यहाँ पर बस्तर संभाग में सिर्फ कांकेर का उत्तरी हिस्सा हम लेंगे। और दंडकारण्य का पठार जो है आपका पूरा का पूरा आपका बस्तर संभाग के साथ साथ दुर्ग जिले का आपका जो दुर्ग संभाग का मोहला मानपुर जो क्षेत्र वो आपको लेना है, और कांकेर का जो उत्तरी हिस्सा वो थोड़ा सा छोड़ना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी से हम सब कुछ पढ़ेंगे, और मैप से पढ़ेंगे तो सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक विभाजन जैसे कि मैंने आपको बताया, पूर्वी बघेलखंड का पठार में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा जिले, और जो बलरामपुर का है ये पश्चिमी भाग जो है आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है। तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका अगला जसपुर शामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर शामरी पाट प्रदेश में जैसे देखेंगे आप पूर्वी बलरामपुर, ये बलरामपुर का पूर्वी भाग, और इसमें तहसील की बात करें तो बलरामपुर का सामरी जो तहसील वो आता है, क्योंकि जसपुर सामरी पाट प्रदेश, सामरी नाम आप याद रखेंगे, और जसपुर से आप जसपुर नाम याद रखेंगे, पूरा जसपुर जिला। ठीक है, तो जसपुर जिला में सरगुजा का पार्ट प्रदेश, सरगुजा का जैसे कि आपका मैन पार्ट, ये यहाँ पे जारंग पार्ट और जो भी आता है इलाका, वो वाला इलाका है ना। फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में तो पूरा आपका बिलासपुर संभाग हो गया, रायपुर संभाग हो गया, दुर्ग संभाग, और दुर्ग संभाग में मोहला मानपुर क्षेत्र आपको छोड़ना है, क्योंकि वो दंडकारण्य का पठार वाले हिस्से में आता है। और कांकेर का उत्तरी भाग, ये कांकेर जो है उसका उत्तरी भाग जो है आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है। दंडकारण्य का पठार में क्या आएगा,
कांकेर के दक्षिणी भाग आएगा और आपका मोहला मानपुर क्षेत्र आएगा और पूरा बस्तर का जो है क्षेत्र आएगा, बस्तर संभाग आएगा। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक विभाजन में सभी जिला को ध्यान में रख लेंगे। प्राकृतिक विभाजन में हम क्षेत्रफल के हिसाब से पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, वो देखने पर भी समझ में आ जाता है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है 21,863 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का क्षेत्रफल है 6,208 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है 68,054 वर्ग किलोमीटर है और दंडकारण्य का पठार जो है आपका 39,000 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, लगभग 50.34%। छत्तीसगढ़ राज्य का 50.34%, मतलब लगभग आधा हिस्सा तो छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है आपका ये, इसमें 3 संभाग भी लगभग आ जाते हैं, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, है ना। तो ये सबसे बड़ा संभाग है। सबसे छोटा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश 6,208 वर्ग किलोमीटर और ये छत्तीसगढ़ राज्य का 4.59% ही है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप याद रखना। ठीक है, कैसे कैसे याद रखेंगे, इसमें जो शुरू हिस्सा है वो कम से कम याद रखेंगे, बाकी आपको ऑप्शन में देख के भी समझ आ जाएगा। वैसे एक बार पूरा पढ़ेंगे लेकिन शुरुआती वाला जो हिस्सा याद रखते हैं तो हमको याद रखना है। जैसे इसमें 21 याद रखना, इसमें 6, इसमें 68, इसमें 39। ठीक है, 21, 6, 68, 39। प्रतिशत में कैसे याद रखेंगे, लगभग 50%, तो 50.34 है ना, 3, 4 और 5, तो 5 से 1 कम करके 4, 4 से कम करके 3, ऐसे कुछ भी ट्रिक लगा लेना आप। ठीक है, फिर पूर्वी बघेलखंड का पठार का 2 बार 16, 16 और 16%। ठीक है, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश का 4 के बाद 5 और 4, 5 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो सबसे छोटा है ये। और यहाँ है आपका फिर 28.91। ठीक है, तो 8 के बाद 9, 1 के बाद 2, ऐसा कुछ भी आप एक ट्रिक बनाकर ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सब कुछ इसी मैप को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ का मैदान है और ये जो है आपका दंडकारण्य का पठार है। इसको याद रखेंगे, इसी के हिसाब से सब कुछ पढ़ेंगे। क्षेत्रफल हमने देखा कि 21,863 वर्ग किलोमीटर है पूर्वी बघेलखंड का पठार का। सबसे छोटा है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, मात्र 6,208 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा है आपका 68,054 वर्ग किलोमीटर, लगभग 50.34%, है ना। और आपका दंडकारण्य का पठार है जो आपका 39,060 वर्ग किलोमीटर। तो प्रतिशत में अगर हम देखेंगे तो 16.16, यहाँ पे 4.59%, 50.34%, 28.91%। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब एक एक जो क्षेत्र है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला जो क्षेत्र है वो है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। बघेलखंड पठार का जो ज़्यादातर हिस्सा है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैप से, तो ज़्यादातर हिस्सा बघेलखंड का पठार का जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला। ये जो मध्य प्रदेश है उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है बघेलखंड का पठार और इसी बघेलखंड का पठार का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और ये बघेलखंड के पठार का पूर्वी विस्तार है, इसलिए इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। ठीक है, बघेलखंड पठार के पूर्वी हिस्से का विस्तार छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। वैसे तो यह सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, पर यह गंगा अपवाह तंत्र एवं महानदी अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक मतलब जैसे कोई पहाड़, चट्टान है या फिर कोई क्षेत्र है और इधर एक अलग अफवाह तंत्र है, इधर एक अलग अफवाह तंत्र है, तो इसके दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य कर रहा है, ऐसा माना जाता है। मतलब दोनों के बीच एक गैप बना कर रखा है, इसको कहा जाता है जल विभाजक। तो ये गंगा अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र, इधर महानदी अफवाह तंत्र है, इधर गंगा अफवाह तंत्र है। तो गंगा अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र के बीच ये जल विभाजक का कार्य करता है, ऐसा भी आप ध्यान में रखेंगे। बघेलखंड के पठार उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मंगोली, कोरबा, रायगढ़ जिले, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार एवं पश्चिम में मध्य प्रदेश के शहडोल एवं डिंडोरी जिले। ये आपका जो बघेलखंड के पठार का विस्तार याद रखना है ना, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार ये है। अब पूर्वी बघेलखंड के पठार में यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया में मध्य प्रदेश का शहडोल और डिंडोरी जिला आता है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, इधर आपका पूर्व में झारखंड का छोटा नागपुर का पठार और नीचे आपका छत्तीसगढ़ कौन कौन से जिले, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़ इत्यादि जिले आते हैं।
पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में अब हम पूरी जो डिटेलिंग है वो करेंगे। जैसे क्षेत्रफल हमने देखा था 21,863 वर्ग किलोमीटर, विस्तार हमने देखा था 16.16%, इसको 16 याद रख लेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का, है ना। जिले में विस्तार याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो गया होगा। संभाग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। ढाल जो है उत्तर की ओर है। देखिए अभी मैं सब कुछ आपको ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद लास्ट का तो कम से कम 10-15 मिनट जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में सब चीज़ कंपेयर करके मैप से पढ़ाऊंगा। तो जब मैप से क्या होता है, जो चीज़ हम देखते हैं वो ज़्यादा याद रहता है, इसलिए आप उसको अच्छे से देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए, हो सकता है आपको मिक्स होने टाइप का लगे, या फिर लगे कि याद नहीं हो रहा, लेकिन लास्ट तक आप देखेंगे तो सब चीज़ याद हो जाएगा। औसत ऊंचाई 300 से 800 मीटर है। इसे पेंड्रा लोरमी के पठार, कोरबा का पठार, कोरबा बेसिन एवं छुरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैदान से अलग करती हैं। ये हम मैप में देख लेंगे। मुख्य रूप से यह सोन बेसिन का भाग है। विभाजक किसका किसका विभाजक है? गंगा या महानदी अपवादंतर का ये जल विभाजक है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं? तो गोंडवाना सेल समूह, कहीं कहीं पे आर्कियन। देखिए आर्कियन जो है छत्तीसगढ़ के लगभग सब जगह थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पाया गया है, इसलिए इसको आप ध्यान न देंगे। जो स्पेशली चीज़ है जो ज़्यादातर पाया गया है उसमें आप ध्यान देंगे, है ना। तो जैसे गोंडवाना सेल समूह ज़्यादा हिस्सों में पाया गया है, और गोंडवाना सेल समूह जहाँ पे भी होता है वहाँ पे खनिज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोयला पाया जाता है, तो याद हो जाएगा यहाँ पे कि कोयला पाया जाता है। मिट्टी लाल पीली एवं काली मिट्टी। लाल पीली जो मिट्टी है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो लाल पीली एवं काली मिट्टी इसमें पाया गया है। यहाँ पे फसल की बात करें तो धान, गेहूँ, चना, मक्का, उड़द, तुअर इत्यादि होता है। वनों की बात करें तो वन बाहुली इलाका है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ऊंची चोटी की हम बात करें तो देवगढ़ की जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी, आप ध्यान में रखेंगे 1033 मीटर। ये आपका पूर्वी बघेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपका कोरिया में है, ठीक है, देवगढ़ की चोटी। इसको मैप से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर है आपका जलवायु, तो किस तरीके से जलवायु है? अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, तापमान कम रहता है। किस तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं? जनांगिकी पढ़ेंगे तो जनजाति बाहुल्य लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जनजाति वाले लोग, है ना। और नगरीकरण इस इलाके में कम है, कम नगरीकरण। विरल जनसंख्या, विरल मतलब जैसे जनसंख्या का घनत्व जो है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब ये एरिया है और लोग ऐसे फैल फैल के रह रहे हैं तो इसको विरल जनसंख्या कहते हैं। और ये एरिया है और बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं सघन जनसंख्या। तो जनसंख्या है विरल, मतलब लोग ज़्यादा दूर दूर में रहते हैं, मतलब कम है जनसंख्या, इसलिए विरल है। विशेष में आप क्या याद रखेंगे? कर्क रेखा इसके मध्य से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर इत्यादि से होकर जाता है। तो कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ में आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार से मध्य से होकर जाता है। प्राकृतिक उपविभाजन, जैसे पूर्वी बघेलखंड के पठार में भी जितने भी प्राकृतिक बनावट है उसको अगर और विभाजित किया जाए तो उसको हम कहेंगे पूर्वी बघेलखंड पठार का प्राकृतिक उपविभाजन। तो इसमें हम प्राकृतिक उपविभाजन में क्या क्या पढ़ेंगे? आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ये जो दिख रहा है आपका, है ना, डार्क ब्लू में, ये है आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। फिर है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये स्काई ब्लू में जो दिख रहा है वो है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। बेसिन में अगर हम देखेंगे तो है यहाँ पर रिहंद या सिंगरौली बेसिन, ये है आपका रिहंद बेसिन, ठीक है। कन्हार, ये है आपका कन्हार बेसिन। सरगुजा, ये है आपका सरगुजा बेसिन। और हसदेव रामपुर बेसिन, ये है आपका हसदेव रामपुर बेसिन। तो ये है प्राकृतिक उपविभाजन पूर्वी बघेलखंड के पठार का। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में अगर हम देखेंगे तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी यहाँ आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया या सूरजपुर, बलरामपुर और थोड़ा बहुत सरगुजा, ये सब में फैला हुआ है ना। छुरी उदयपुर की पहाड़ सबसे ज़्यादा कोरबा में फैला हुआ है, उसके बाद रायगढ़ में, और थोड़ा थोड़ा बहुत ये आपका सूरजपुर और आपका सरगुजा में। कहीं कहीं सूरजपुर और सरगुजा को नहीं मानते, लेकिन आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ फैला याद रखेंगे? ये सबसे ज़्यादा पहला है कोरबा में, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम और डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है आपका रिहंद या सिंगरौली बेसिन। रिहंद तथा उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। रिहन नदी सरगुजा के छुरी मतरिंगा पहाड़ी से निकलती है। जब हम प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे तो एक ही चीज़ को इसको और डिटेलिंग करेंगे। इसका फैलाव बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर तहसील में है। कन्हार बेसिन, कन्हार एवं उसकी सहायक नदियों से कन्हार बेसिन का निर्माण होता है। इसका विस्तार बलरामपुर के रामानुजगंज
तहसील में अधिक है। जसपुर बगीचा तहसील के पंडरा पाट के बखौना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो नदियों के बारे में डिटेलिंग और मैपिंग हम करेंगे प्रवाह तंत्र वाले क्लासेस में। फिर है आपका सरगुजा बेसिन, यह छुरी मतरिंगा एवं देवगढ़ पहाड़ी के मध्य स्थित है। मैप में हमने देखा था कहाँ स्थित है, पूर्वी बघेलखंड पठार का सबसे बड़ा भाग है। सरगुजा बेसिन पूर्वी बघेलखंड पठार का सबसे बड़ा भाग है। इस क्षेत्र में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी में कवि कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। इस मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। तो ये सारे फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। फिर है आपका हसदेव रामपुर बेसिन, हसदेव नदी एवं उनकी सहायक नदियों से बनता है ये, और ये जो क्षेत्र है कोयला के लिए अति प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयला के लिए हसदेव रामपुर जो बेसिन है वो आपका अति प्रसिद्ध है। फिर अगला है आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी याद रखना है। विस्तार है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा। ये आप विस्तार देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। ठीक है, यह पूर्वी बघेलखंड पहाड़ी की सर्वाधिक उच्च भूमि है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड पठार में सबसे ऊंची जो भूमि है वो है आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। और सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो देवगढ़ की चोटी यहाँ पर है आपका कोरिया में। इसकी जो ऊंचाई है 1033 मीटर है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये है आपका उत्तरी हिस्सा। तो उत्तरी हिस्सा जो है वो यहाँ पे याद रखेंगे कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। और ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है ये विंध्याचल पर्वत का भाग माना जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक भाग किसका माना जाता है, विंध्याचल पर्वत का भाग माना जाता है। इधर मध्य प्रदेश के इस इलाके में विंध्याचल पर्वत, तो ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो है वो विंध्याचल पर्वत का भाग है। औसत ऊंचाई 6 से 1000 मीटर तक का है। प्राकृतिक प्रदेश पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत ही यही आता है। चोटियां में आपको याद रखना है देवगढ़ की चोटी जो कि सबसे ऊंची चोटी है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की, या फिर पूर्वी बघेलखंड की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर है। कहाँ पर है, कोरिया में है। इसके अलावा मुस्की चोटी, मैना पहाड़, तंजारा, राजपुरी, जतरसुखा, बद्रा, ये सब चोटियाँ हैं। ठीक है, जनजाति तो से बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन कोल जनजाति जो है ज़्यादातर इस इलाके में है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। फिर अगला है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी। विस्तार इसका है रायगढ़ कोरबा में सबसे ज़्यादा, सूरजपुर के रामानुजनगर में सरगुजा के उदयपुर इत्यादि जगह में, है ना। कोरबा से छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक का इसका फैलाव है, इसलिए इसका नाम छुरी उदयपुर पड़ा। इसके दक्षिण में कोरबा बेसिन है, दक्षिण में देखेंगे कोरबा बेसिन है, तथा उत्तर में महादेव की पहाड़ है ना, महादेव पहाड़, उत्तर में महादेव पहाड़ है। प्राकृतिक प्रदेश महानदी बेसिन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत ये आता है। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। चोटियाँ मतरिंगा, चौरगढ़ इत्यादि की चोटियाँ यहाँ पर हैं। जनजाति पहाड़ी कोरवा, बिरहोर जनजाति इत्यादि लोग यहाँ पे रहते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, और जहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर कोयला अत्यधिक मिलता है। यहाँ रेत, पत्थर और सैल संस्तरों के बीच कोयला का निक्षेप पाया जाता है, तो कोयला का निक्षेप यहाँ पे पाया जाता है। छुरी तथा उदयपुर पहाड़ी के मध्य मांड नदी बहती है। ये जो मांड नदी है मैन पार्ट से निकलती है, ये छुरी उदयपुर की ये जो पहाड़ी उसके मध्य से बहती है। और छुरी उदयपुर के पहाड़ी की अगर हम बात करें तो पश्चिम में इधर हसदेव नदी, जिसको हसदो नदी भी कहा जाता है, बहती है। और यहाँ पे पूर्वी भाग में मांड नदी बहती है ना, ये पूर्वी भाग ये उसका हो गया। या फिर इसको ये भी कहा जाता है कि इसके मध्य से होकर गुजरती है। फिर अगला प्राकृतिक प्रदेश है हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। पाट किसको कहते हैं, पाट जैसे पठार और पर्वत और पाट ये होता है ना, तो पर्वत में क्या होती है, ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं। ठीक है, पठार में क्या होता है, समतल भाग होता है, इसका जो ऊपर वाला जो भाग है वो समतल होता है। और पाट में क्या होता है, पाट में भी ये है कि ये जो भाग है ऊपर वाला वो समतल ही होता है, लेकिन इसकी जो ढलानें होती हैं वो तीव्र होती है। ठीक है, जो पर्वत है वो बहुत ऊंचा होता है, पठार उससे कम, और पाट जो है इसकी ऊंचाई भी कम होती है, लेकिन ढलानें तीव्र होती हैं। ठीक है, तो पाट एक तीव्र किनारा वाला पठारी क्षेत्र होता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्से में पाट प्रदेश है। मैप में हमने देखा कि ये जो छत्तीसगढ़ है उसके यहाँ पर उत्तर पूर्वी हिस्से में पाट प्रदेश है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश दरअसल छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तृत भाग है। हमने देखा था मैप में कि ये जो छत्तीसगढ़ है इधर छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश यही है।
यह सबसे छोटा एवं सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। सबसे छोटा एवं सबसे ऊंचा प्राकृतिक भाग याद रखेंगे। सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और सबसे ऊंचा भी है, सबसे ऊंचा है। छोटा नागपुर पठार का ज़्यादातर हिस्सा झारखंड में है तथा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा एवं बिहार है। आगे मैप में मैं आपको दिखा दूंगा। और पाट क्या होता है? पाट एक उच्च समतली व पठारी स्थलाकृति होती है जिसका शीर्ष सपाट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया शीर्ष सपाट होगा, और किनारा जो है, ये जो किनारा है इसका ढलान जो है सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान होगा। ठीक है, अब इसको हम मैप से समझते हैं। छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैप है। ज़्यादातर हिस्सा झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार का देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में जो विस्तार है जसपुर सामरी पाट प्रदेश के हिसाब से, और फिर बिहार में, उड़ीसा में, ये सब जगह जो है छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? झारखंड में। तो ये होता है पठार, ये होता है ये होता है पहाड़, ये होता है पठार, ये होता है आपका पाट, फिर मैदान तो आपको पता है ना। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार आप देखेंगे तो बलरामपुर में है, पूरा जसपुर में है, और सरगुजा में है। छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी हिस्सा है ना। और छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है। सबसे छोटा और सबसे ऊंचा प्रदेश है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश में, आपको याद रखना है सबसे छोटा और सबसे ऊंचा। जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में और कुछ हम फैक्ट पढ़ेंगे। क्षेत्रफल हमने देखा था 6208 वर्ग किलोमीटर। विस्तार हमने देखा था 4.59% छत्तीसगढ़ राज्य का। ढाल इसका याद रखेंगे दक्षिण और पूर्व की ओर, है ना, दक्षिण और पूर्व की ओर, ऐसा ढाल इसका। फैलाव बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर में आपका जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा, ये सब तहसील, लगभग पूरा जसपुर जिला है ना। सेल समूह में इधर दक्कन ट्रैप सेल समूह पाया जाता है। जहाँ पे दक्कन ट्रैप सेल समूह पाया जाता है वहाँ पे बॉक्साइट ज़्यादा पाया जाता है। तो मुख्यतः पाट क्षेत्र दक्कन ट्रैप का भाग है। इसकी ऊपरी सतह में सतह के जमाव के कारण यहाँ लैटराइट मिट्टी का जमाव पाया गया। लैटराइट मिट्टी मतलब मुरमी वाला मिट्टी है ना। कहीं कहीं आर्कियन एवं गोंडवाना सेल भी यहाँ पे पाया गया। तो आर्कियन तो मैंने आपको बताया कहीं कहीं सब जगह पाया गया, इसलिए इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मिट्टी में लैटराइट मतलब जो मुरमी वाला जो मिट्टी हम बोलते हैं वो जलोर लाल पीली मिट्टी। फसल में धान, मक्का, गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि यहाँ पे इस एरिया में होता है। जलवायु इस एरिया का अधिक वर्षा यहाँ पे होता है, इसलिए ठंडा क्षेत्र रहता है। खासकर मैन पाट वो अब जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है वो। नदियाँ ईब, कन्हार, शंख, मांड इत्यादि। औसत ऊंचाई 700 से 1000 मीटर। औसत वर्षा लगभग 172 सेंटीमीटर। वनस्पति उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जो चोटी है गौर लाटा है ना, तो गौर लाटा जो सबसे ऊंची चोटी है 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। यही आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश के सामरी पाट में स्थित है ना। सामरी पाट कहाँ पर है? बलरामपुर में, आपको मैप में मैं दिखाऊंगा, है ना। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बलरामपुर सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पार्ट कौन कौन से हैं? मैन पार्ट हो गया, जारंग पार्ट हो गया, सामरी पार्ट, इसको ऊपरी घाट के नाम से भी जाना जाता है सामरी पार्ट को, जमीन पार्ट है ना, और लहसुन पार्ट, जसपुर पार्ट को नीच घाट के नाम से भी जाना जाता है, और पंडरा पार्ट। तो इसके अंतर्गत आने वाले ये सारे पार्ट है। तो यहाँ पे हम मैप में जसपुर पार्ट प्रदेश को समझेंगे। तो ये बलरामपुर जिला है पूरा, ये पूरा बलरामपुर जिला है। तो जसपुर पार्ट प्रदेश में यहाँ पे क्या क्या आएगा? यहाँ पे सामरी पार्ट के लेफ्ट में, ठीक है, एल से लहसुन, एल से सामरी पार्ट का लेफ्ट। तो ये याद रखेंगे कहीं पे, क्योंकि कई बार लेफ्ट और राइट पूछा जाता है कि लहसुन पार्ट जो है सामरी पार्ट के लेफ्ट में है या फिर राइट है। तो एल से एल से लहसुन, एल से लेफ्ट, ऐसे याद रखेंगे, है ना। सामरी पार्ट के लेफ्ट में लहसुन पार्ट, और सामरी पार्ट जो है यहीं पे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, ऊंचाई है 1225 मीटर। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी सामरी पाट प्रदेश बलरामपुर गौरलाटा इसका नाम है, ठीक है। और सामरी पाट प्रदेश के राइट में है जमीरा पाट, और ये जो है सामरी पाट, इसमें और क्या क्या याद रखेंगे? सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है क्योंकि सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है गौरलाटा, और बॉक्साइट का मैदान, बॉक्साइट की राजधानी भी कहा जाता है। सामरी पाट प्रदेश में बहुत बॉक्साइट पाया जाता है। इधर सरगुजा में आएंगे तो सरगुजा में आपका मैन पार्ट, इसकी ऊंचाई है 1152 मीटर। फिर आपका है जारंग पार्ट, है ना। और जसपुर में जसपुर पार्ट, जसपुर के नाम से ही जसपुर पार्ट ये सबसे लंबा और बड़ा है। जसपुर पार्ट सबसे लंबा और बड़ा है, जबकि सामरी पार्ट जो है सबसे ऊंचा है, ठीक है। जसपुर पार्ट सबसे लंबा और बड़ा है, और सामरी पार्ट जो है सबसे ऊंचा है। इन जसपुर पार्ट प्रदेश में जितने भी पार्ट की हम बात करें उसमें, है ना।
तो जसपुर में आपको याद रखना, जसपुर पार्क सबसे लंबा एवं बड़ा पार्क प्रदेश है, और जसपुर पार्क की जो निचली भाग है यहाँ पे लोरो घाटी है, और लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। जसपुर में ही यहाँ पे आप देखेंगे तो बखौना चोटी, पंडरा पाट, खुर्जा पहाड़ी, ये सब चीज़ स्थित है। अब इस जसपुर पार्ट प्रदेश का हम प्राकृतिक उपविभाजन, इसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में जो बांटे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है मैन पार्ट, यह सरगुजा जिले में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, बहुत ठंडी पड़ता है यहाँ पे। राज्य का सबसे ठंडा स्थान है। तिब्बतियों का निवास स्थान, जब 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, तो 1962 में ऐसा हुआ था कि तिब्बतियों के चीनियों के द्वारा तिब्बत के इलाके में भी हमला किया गया था। तो जो तिब्बत के जो निवासियाँ थे, है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग थे, वो सब इस एरिया में, छत्तीसगढ़ के इस एरिया में आपका इन लोग आए थे, प्रवास किए थे, इसलिए तिब्बतियों का निवास स्थान भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का केंद्र भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का तिब्बत या छोटा तिब्बत भी इसको कहा जाता है, तिब्बती संस्कृति एवं बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। मैन पाट से मान नदी निकलती है, ये आप याद रखेंगे। मैन पाट की ऊंचाई है 1152 मीटर। यहाँ पर परपटिया एवं मालतीपुरी जैसे एडवेंचर क्षेत्र भी हैं। फिर दूसरा है आपका सामरी पाट, बलरामपुर के सामरी नामक स्थान पर है, इसलिए इसका नाम है सामरी पाट। यह राज्य का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। देखिए, सबसे बड़ा है जसपुर पाट, लेकिन सबसे ऊंचा है सामरी पाट प्रदेश। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, यहीं पर स्थित है सामरी पाट में। यह क्षेत्र झारखंड से लगा हुआ है। इसके पूर्व भाग को जमीर पाट एवं पश्चिम भाग को लहसुन पाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सामरी पाट है। इसके पूर्व में लेफ्ट राइट याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट में आपका इसका है आपका जमीर पाट, है ना, और लेफ्ट में एल से लेफ्ट, एल से लहसुन, लेफ्ट में लहसुन पाट। शाखा जमीर पाट, लहसुन पाट, यही है इसकी जो शाखा फैली हुई वो। जमीर पाट बॉक्साइट की अधिकता के कारण से बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। लहसुन पाट सामरी पाट के बाएं मतलब लेफ्ट में स्थित, ये मैंने आपको बता दिया ट्रिक, लेफ्ट और लहसुन, है ना। फिर आपका है यहाँ पे जसपुर पाट। संपूर्ण जसपुर जिले में इसका विस्तार है, जैसे जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, फरसाबार, ये सब जगह में। ऊंचाई है 750 से 1200 मीटर। यह सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा प्रदेश है। क्षेत्रफल इसका लगभग 4300 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यह ऊंचे घाट एवं नीचे भाग में बटा हुआ है। लोरो घाट जो है नीचे भाग का हिस्सा है। लोरो घाटी जो है फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इसी पाट प्रदेश में जसपुर नगर स्थलाकृति विद्यमान है। जसपुर जिले में मैनी नदी जसपुर जिले के पश्चिमी भाग पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करता है, जिसे काकिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आप याद रखेंगे। फिर अगला है आपका जारंग पाट। जारंग पाट का विस्तार सरगुजा के सीतापुर से लुंड्रा तहसील तक है। प्राकृतिक प्रदेश जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है। अधिकतम ऊंचाई 1145 मीटर। खनिज यहाँ पे बॉक्साइट, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बॉक्साइट भंडार जारंग पाट में पाया जाता है। फिर अगला है पंडरा पाट। इसका विस्तार जसपुर के बगीचा तहसील में है। नदियाँ कौन कौन सी हैं? नदियों का उद्गम पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी से रानी झूला नामक स्थान में ईब नदी निकलता है, और बखौना चोटी से कन्हार नदी निकलता है। ठीक है, तो इन सब का मैपिंग और डिटेलिंग हम पढ़ेंगे प्रवाह क्षेत्र में नदियों का। इसमें बस इतना याद रखेंगे। खुर्जा पहाड़ में बॉक्साइट मिलता है। चाय बागान, लीची, कटहल इत्यादि के लिए पंडरा पाट जो है प्रसिद्ध है। फिर अगला जो हमारा प्रदेश है, प्राकृतिक प्रदेश, वो है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। महानदी बेसिन क्षेत्र के समतल उपजाऊ भाग को छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का हृदय भी कहलाता है। यहाँ धान की अत्यधिक पैदावारी के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। यह चारों ओर ऊंचे भूमि से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः कड़प्पा चट्टानों के अपरदन से हुआ है ना। तो ये जो कड़प्पा चट्टान है, इसलिए याद रखेंगे कि जहाँ जहाँ कड़प्पा चट्टान होता है वहाँ कोयला, खासकर कोयला बोलता हूँ, चूना जो है उसका भंडार होता है ना। और जहाँ पे चूना का भंडार रहेगा वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी अधिक रहेंगी, इसलिए इस एरिया में चूना और सीमेंट फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है। कहीं कहीं डोलोमाइट भी पाया जाता है। इसकी आकृति पंखाकार, ये चापाकार भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये आप याद रखेंगे, आकृति पंखाकार, चापाकार। क्षेत्रफल आपका सबसे ज़्यादा 68,054 वर्ग किलोमीटर, लगभग 50% है ना, 50.34%। विस्तार आपका बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग, ये मैंने आपको मैप में दिखा दिया था। ढाल है इसकी पूर्व की ओर। महानदी भी इसलिए ऐसे बहती है, जैसा ढाल रहता है इसी हिसाब से नदियाँ भी बहती हैं।
मिट्टी लाल पीली एवं काली मिट्टी, फसल यहाँ पे धान सोयाबीन चना। मौसम जो है सर्वाधिक तापमान और औसत वर्षा, यहाँ का तापमान, इस एरिया का तापमान ज़्यादा रहता है और जो और वर्षा भी है वो औसतन बाकी इलाकों से यहाँ पे कम होता है। औसत ऊंचाई 150 से 400 मीटर। नदियाँ महानदी शिवनाथ मांड केलो अरपा मनियारी हसदो खारून तांदुला हाफ आगर लीलागर तांदुला दो टाइप का पैरी सोंदूर अरिहन इत्यादि है ना। तो नदियाँ तो हम प्रवाह क्षेत्र में और डिटेल से पढ़ेंगे। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी, औसत वर्षा 117 से 25 के आसपास। कबीर धाम में न्यूनतम वर्षा होती है क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश में मैकल श्रेणी के कारण, इस रेंज में मैकल श्रेणी है तो मैकल श्रेणी के कारण कबीर धाम में वर्षा कम होती है। शैल समूह कडप्पा एवं आर्कियन, तो कडप्पा याद रखेंगे, जहाँ कडप्पा है वहाँ चूना पत्थर है ना, और जहाँ चूना वहाँ सीमेंट फैक्ट्री। तो खनिज में चूना पत्थर बलुआ पत्थर डोलोमाइट इत्यादि। वन की बात करें तो वन यहाँ पे कम है बाकियों के कंपैरिजन में, है ना। मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया बनते हैं, इस रेंज में है मैकल श्रेणी, जिसके कारण वृष्टि छाया बनता है और इसी के कारण क्या होता है, कबीरधाम वाले इलाके में बारिश कम होता है। यह सर्वोत्तम संचार एवं सुविधा वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा नगरीकरण सबसे ज़्यादा विकास इसी क्षेत्र में। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान में आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का हृदय के नाम से जानते हैं। कडप्पा चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। आकृति पंखाकार, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश, लगभग 50% है ना, एग्जैक्टली याद रखेंगे तो 50.34%। सर्वाधिक कृषि भूमि और सर्वाधिक विकसित एरिया भी ये है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ का मैदान का भी जो उप विभाजन किया गया है उसको भी हम समझेंगे। तो पहला है आपका पठार, फिर बेसिन, फिर मैदान, ऐसे करके पढ़ेंगे, है ना। तो पठार में आपका पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार कहाँ पर है देखेंगे, ये है आपका पेंड्रा लोरमी का पठार। फिर आपका कोरबा रायगढ़ बेसिन, ये कोरबा रायगढ़ बेसिन हो गया, ठीक है। मैदान में आपका बिलासपुर रायगढ़ दुर्ग रायपुर का मैदान है ना, देखेंगे दुर्ग रायपुर का मैदान हो गया और बिलासपुर रायगढ़ का मैदान हो गया। फिर उच्च भूमि आपका धमतरी महासमुंद है ना, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, ये यहाँ का सबसे ऊंचा भाग है। धारी डोंगरी पर्वत है आपका महासमुंद वाले इलाके में, है ना। ये है आपका महासमुंद, ये तो गरियापंद हो गया, ये है आपका महासमुंद, ऐसे ड्रॉ कर लेना आप, है ना, समझने के लिए। उसके बाद है आप पर्वत श्रेणी में मैकल पर्वत श्रेणी, इधर है आपका मैकल पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है बदरगढ़ में है ना, बदरगढ़ ये आपका सबसे ऊंची चोटी है मैकल श्रेणी में, जो कि आपका कवर्धा में है। तो सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ 1176 मीटर। इस क्षेत्र में बहुत सारे पहाड़ भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि राजनांदगांव में है प्रज्ञागिरी पहाड़, धमतरी में है सिहावा पर्वत, कबीरधाम में है कांदावली पहाड़, छाता पहाड़ जो आपका बलौदा बाजार में आता है, प्रज्ञागिरी पहाड़ गौतम बुद्ध स्थापित किया गया है वहाँ पे डोंगरगढ़ में, उस पहाड़ का नाम है प्रज्ञागिरी पहाड़। तो कवर्धा में याद रखेंगे कांदावली पहाड़, राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी पहाड़, छाता पहाड़ बलौदा बाजार में, सिहावा पर्वत है आपका धमतरी में। फिर अगला जो है हमारा सबसे आखिरी प्राकृतिक प्रदेश वो है दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी भाग में स्थित है। हमने मैप में देख लिया था, ये जो हमारा मैप है इस वाले इलाके में दंडकारण्य का पठार। क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर, विस्तार है 28.91%। और ज़िला हमने देख लिया था कि पूरा बस्तर संभाग आता है और दुर्ग जिले का मोहला मानपुर क्षेत्र आ जाता है। और हम छोड़ते हैं का जो कांकेर है उसका थोड़ा सा उत्तरी हिस्सा। ढाल पश्चिम से दक्षिण, इंद्रावती बेसिन जो है वो उसका ढाल पश्चिम है। गोदावरी प्रवाह तंत्र जो है उसका प्रवाह दक्षिण है ना, तो गोदावरी प्रवाह तंत्र का जो है दक्षिण है, इंद्रावती नदी का पश्चिम है, तो पश्चिम से दक्षिण ऐसा ढाल है इसका। औसत ऊंचाई 600 मीटर। नदियाँ इंद्रावती सबरी कोटरी डंकनी शंखनी नारंगी गुदरा नंदीराज इत्यादि। शैल समूह धारवाड़ शैल समूह, कहीं कहीं आर्कियन, तो आर्कियन तो सब जगह मैंने आपको बताया था। धारवाड़ याद रखेंगे, जहाँ पर धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है वहाँ पर जो खनिज है वो मेटलिक खनिज, जैसे कि लोहा टीन है ना, इससे ये सब पाया जाता है। तो खनिज में लौह एस्क जो है बालाघाट वगैरह में, राव घाट क्षेत्र में, ये सब में लौह एस्क पाया जाता है। उसके अलावा टीन हीरा वगैरह भी इस एरिया में पाया जाता है। वन
तो साल देखिए, बस्तर को साल वनों को द्वीप कहा जाता है, तो साल वन तो स्पेशली आप याद रखेंगे। मिट्टी जो है बलुआ मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी याद रखेंगे। फसल धान, मोटे जो फसल जैसे कोदो, कुटकी, रागी है ना, ज्वार इत्यादि, ये सब यहाँ पे ज़्यादा होता है। मौसम अधिक वर्षा और सामान्य तापमान। अबुझमाड़ में आप याद रखेंगे औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर, अधिकतम ऊंचाई 1076 मीटर। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी भी कहा जाता है। अबुझमाड़ में बहुत अधिक वर्षा होता है। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कृषि की सुविधा यहाँ पे पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। ये जो हमारा दंडकारण्य का पठार है, ये क्षेत्र थोड़ा सा दुर्गम है। नक्सलवादी की भी समस्या है। यहाँ पे कृषि की जो तकनीक है उतनी अच्छी नहीं है। दंडकारण्य क्षेत्र को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। वन भूमि के कारण जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पर कम है। इंद्रावती नदी जो है वो उत्तर और दक्षिण का विभाजक है। मतलब ये जो दंडकारण्य का पठार है, ये दंडकारण्य का पठार है, इंद्रावती नदी कुछ इस तरीके से बहती है। तो इसको 20 से 2 भाग में बांट देती है, या फिर इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग का विभाजक है ये इंद्रावती नदी। फिर अगला है केशकाल घाटी। महानदी एवं इंद्रावती नदी का जल विभाजक है। छत्तीसगढ़ का मैदान एवं बस्तर का पठार के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है ये केशकाल घाटी। ऊंची चोटी नंदीराज जो कि दंतेवाड़ा में है, 1210 मीटर है। प्राकृतिक उपविभाजन, इसके प्राकृतिक उपविभाजन हम देखेंगे। पठार, बस्तर का पठार कोंडागांव एवं कांकेर क्षेत्र में ये है। बस्तर के पठार क्षेत्र में अबुझमाड़ क्षेत्र की सबसे अधिक जो बस्तर के पठार क्षेत्र में अबुझमाड़ की जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक है, 1076 मीटर। ये सब मैप में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। बेसिन इंद्रावती एवं कोटरी बेसिन। मैदान बस्तर का मैदान, बीजापुर सुकमा मैदान। उच्च भूमि बीजापुर उच्च भूमि, और पहाड़ में है आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी, इसका विस्तार नारायणपुर से थोड़ा बहुत बीजापुर में है। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में है। यह दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊँची चोटी है। अब चोटियाँ एवं पहाड़ हम सब कुछ देखेंगे एक साथ। तो चोटियाँ एवं पहाड़ में गौरलाटा ये सामरी पार्ट में है, बलरामपुर में। इसकी जो ऊंचाई है 1225 मीटर, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। मैन पार्ट सरगुजा में है 1152 मीटर। जारंग पार्ट सरगुजा में है 1045 मीटर। देवगढ़ की पहाड़ी ये कोरिया में है 1033 मीटर। पेंड्रा लोरमी का पठार गौरेला पेंड्रा मारवाही में है 800 मीटर के आसपास। पलमागढ़ की चोटी गौरेला पेंड्रा मारवाही में है 1080 मीटर। लाफागढ़ पेंड्रा लोरमी का पठार ये कोरबा में है 1048 मीटर इसकी ऊंचाई। बदरगढ़ मैकल श्रेणी में है और कवर्धा में है, और 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ कवर्धा, है ना। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में 760 मीटर। धारी डोंगर ये महासमुंद में 899 मीटर। तो ये सब कुछ हम मैप में यहाँ पे देखेंगे, है ना। नरियर पानी गरियाबंद में 826 मीटर, ये है आपका गरियाबंद में नरियर पानी। फिर डोंगरगढ़ की पहाड़ी 460 मीटर, यहाँ पे डोंगरगढ़ की पहाड़ी राजनांदगांव में 460 मीटर। दल्ली राजहरा बालोद में देखेंगे, दल्ली राजहरा बालोद में है ये दल्ली राजहरा जो है लौह एस के लिए फेमस है ना। तो 700 मीटर इसकी ऊंचाई है। अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर देखेंगे, ये है अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर। अबुझमाड़ की पहाड़ी की जो ऊंचाई है 1076 मीटर, और ये जो अबुझमाड़ की पहाड़ी है बस्तर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है 1076 मीटर। और दंडकारण्य का पठार का सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए, है ना, तो ये तो बस्तर के पठार की सबसे ऊंची चोटी होगी, लेकिन दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो नंदीराज बैलाडीला, ये आपका दंतेवाड़ा में 1210 मीटर। तो यहाँ पे हमने कोरिया में देखा था देवगढ़ की पहाड़ी, एक बार रिटर्न करवा देता हूँ। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, देवगढ़ की पहाड़ी। और सामरी पार्ट बलरामपुर में है गौरलाटा 1225 मीटर, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ पर सरगुजा में जारंग पार्ट और 1045 मीटर, और मैन पार्ट है आपका सरगुजा में 1152 मीटर। कोरबा में आपका लाफागढ़ चोटी 1048 मीटर ऊंचाई है। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में 760 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। गौरेला पेंड्रा मारवाही में आपको पलमागढ़ की चोटी, पेंड्रा लोरमी का पठार, ये सब याद रखना है। कवर्धा में बदरगढ़ की जो चोटी है 1176 मीटर ऊंचाई है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ना। और यहाँ पर महासमुंद में धारी डोंगर शिशुपाल पर्वत इसको कहा जाता है, और गरियाबंद में नरियर पानी। तो ये सब कुछ अगर ऐसे मैप बना के आप याद रखेंगे तो रिवीजन आप जब करेंगे तो आसानी से रिवीजन भी होगा और याद भी रहेगा।
तो ये सब जो चोटियाँ जो भी मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके थोड़ा बड़ा करके मैंने अटैच कर दिया है पीडीएफ में, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जितना भी प्राकृतिक प्रदेश हमने पढ़ा, सब कुछ हमने थ्योरी पढ़ा, अब हम मैप से तुलना करके एक साथ सारी चीज़ें याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मिक्सचर हो जाता है, लेकिन एक जगह एक साथ जब तुलना करके याद रखते हैं मैप से तो वो सब कुछ हमको याद हो जाता है। तो ये जो हिस्सा है उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहला हम पढ़ेंगे प्राकृतिक उपविभाजन। तो यहाँ पे देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पढ़ा, प्राकृतिक उपविभाजन में हमने क्या क्या पढ़ा था। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, हसदेव रामपुर बेसिन, रिहंद बेसिन, सरगुजा बेसिन, कन्हार बेसिन। अब यहाँ पे हम आएंगे महानदी छत्तीसगढ़ का मैदान वाले क्षेत्र में या फिर महानदी बेसिन में। तो यहाँ पे क्या क्या हम पढ़ेंगे। कोरबा रायगढ़ बेसिन, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, पेंड्रा लोडमी का पठार, मैकल पर्वत श्रेणी, दुर्ग रायपुर का मैदान, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आएंगे जसपुर सामरी पाट प्रदेश का प्राकृतिक उपविभाजन। तो इसमें हमने पढ़ा था जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर पाट, और यहाँ पे सामरी पाट के लेफ्ट में लहसुन पाट, राइट में जमीर पाट, ये सब हमने पढ़ा हुआ था, है ना। सामरी पाट में है गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। अब नीचे हमने जो है दंडकरण के पठार में क्या क्या पढ़ा था। प्राकृतिक उपविभाजन में कोटरी बेसिन, अबुझमाड़ की पहाड़ी, बीजापुर उच्च भूमि, इंद्रावती बेसिन, बस्तर का पठार, बैलाडीला की पहाड़ी, बस्तर का मैदान, बीजापुर सुकमा में फैला हुआ है बस्तर का मैदान। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ था। फिर हम सैल समूह की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, बार बार बोलने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो गया होगा। ये पूर्वी बघेलखंड की पठार है, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, ये है आपका महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान, और ये दंडकारण्य का पठार। तो अब मैं फटाफट पढ़ाऊंगा, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो सैल समूह इसमें पाया जाता है गोंडवाना, इसमें दक्कन ट्रैप, इसमें कड़प्पा के साथ साथ इस एरिया में जो गरियाबंद वाला इलाका है किम्बर लाइट, आप सैल समूह याद रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे हीरा पाया जाता है किम्बर लाइट के कारण। ठीक है, और नीचे आपका धारवाड़ के साथ साथ नीस, पल्सर इत्यादि याद रखेंगे। ठीक है, तो खनिज में क्या क्या पाया जाता है। खनिज में आपको याद रखना है कोयला, बॉक्साइट। कोयला कैसे, गुण देखिए सैल समूह यहाँ पे गोंडवाना, तो जहाँ पे गोंडवाना सैल समूह रहेगा वहाँ पे कोयला होगा। ठीक है, जहाँ पे दक्कन ट्रैप देखेंगे वहाँ पे बॉक्साइट रहेगा, जहाँ पे आप कड़प्पा देखेंगे वहाँ पे चूना पत्थर डोलोमाइट याद रख लेंगे। ठीक है, किम्बर लाइट देखेंगे तो हीरा याद रख लेंगे, धारवाड़ देखेंगे तो लौह अयस्क याद रख लेंगे। ठीक है, और पल्सर देखेंगे तो टीन याद रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोरंडम, हीरा इत्यादि खनिज पाया जाता है। तो सैल समूह के आधार पर खनिज मिलता है, तो यहाँ पे दोनों कंपेयर करके आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर मिट्टी में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। देखिए इस वाले हिस्से में तो पूरा लाल पीली मिट्टी, यहाँ पे भी लाल पीली मिट्टी, यहाँ पे भी लाल पीली मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 60% इलाके में लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, अब जसपुर सामरी पाट प्रदेश में लाल पीली मिट्टी के अलावा लैटेराइट का जो स्थानीय नाम है छत्तीसगढ़ में, उसको भांठा या फिर मुर्मी भी कह देते हैं। फिर आपका जलोर मिट्टी ये सब पाया जाता है। यहाँ पे अगर आएंगे छत्तीसगढ़ के जो मैदान हैं वहाँ पे हम आएंगे तो लाल पीली मिट्टी, इसके अलावा काली मिट्टी और डोरसा मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो है मटासी, और आपका काली मिट्टी का स्थानीय नाम है वो है कन्हार। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो नीचे में लाल रेतीली, जिसको टिकरा कहा जाता है स्थानीय भाषा में, है ना। तो यहाँ पे लाल रेतीली, लाल बलुआ जिसको कहा जाता है, और दोमट मिट्टी। फसल, अब मिट्टी के हिसाब से फसल, इसलिए मैं शैल समूह और खनिज, मिट्टी, फसल ऐसे जमा कर आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट करके याद रख सकें। तो फसल में धान, फल, अब धान तो सब जगह है इसलिए धान को फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे उसके अलावा क्या है स्पेशल। तो फल, सब्जियाँ, मिर्च, मसाले, मोटे अनाज, दलहन इत्यादि, है ना। यहाँ पर बागवानी फसलें, ये सब याद रख लेंगे। धान तो आप बीच वाले इलाके में याद रखेंगे, धान, चना, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि, है ना। और नीचे कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, जितने भी मोटे अनाज वो नीचे। वन क्षेत्र में तो देखिए बीच वाले इलाके में तो मिश्रित वन ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा मिश्रित वन बीच वाले इलाके में है। ये मैकल श्रेणी वाले इलाके में सागौन पाया जाता है, और सबसे कम वन क्षेत्र अगर हम बात करें तो ये बीच वाले इलाके में पाया जाता है।
इधर आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार में साल वन ज़्यादा है, और बस्तर में तो बहुत ज़्यादा है साल वन। इसको बस्तर को साल वनों को द्वीप कहा जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो बस्तर में है, और सबसे कम क्षेत्र जो है आपका क्षेत्रीय के मैदान में है। ठीक है, इधर भी साल, सागौन, शीशम इत्यादि पाया जाता है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और यहाँ भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तीनों जगह। जबकि यहाँ पे आपका उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। जलवायु उपाद्र मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और यहाँ पे मानसूनी। औसत वर्षा, ये इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 125 से 150, 140 से 150, 125 से 120 से 125 सबसे कम यहाँ पे, और 150 से 160 अबूझमाड़ वाले इलाके में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तापमान, औसत तापमान और सर्वाधिक औसत वर्षा और तापमान देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे औसत वर्षा होता है और सबसे ज़्यादा तापमान, सबसे गर्म इलाका ये। ठीक है, यहाँ पे अधिक वर्षा होता है, तापमान कम रहता है। अधिक वर्षा और सबसे कम तापमान वाले इलाका ठंडा क्षेत्र है ये। और यहाँ पर सामान्य तापमान रहता है और अधिक वर्षा, बहुत अधिक वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र में होता है। तो ये तापमान और वर्षा याद रखेंगे। फिर ढाल एवं प्रवाह याद रखेंगे, तो ये सोन गंगा प्रवाह क्षेत्र, और इसका ढाल है उत्तरी, है ना। यहाँ पे ईब नदी और इसका जो प्रवाह है, जो ढाल है वो है दक्षिण पूर्व, और इस वाले एरिया का जो ढाल है वो पूर्व है, इसलिए महानदी पूर्व की ओर फ्लो करती है। इधर ऊपर वाले हिस्सा में इंद्रावती नदी जो पश्चिम बहती है, तो इधर जो ढाल है वो पश्चिम है। नीचे जो है गोदावरी नदी दक्षिण बहती है, तो इधर का जो ढाल है वो दक्षिण है। तो इधर का जो ढाल है थोड़ा सा पश्चिम, थोड़ा सा दक्षिण, इधर पूर्व, इधर उत्तर, इधर दक्षिण पूर्व। अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो चारों दिशाओं में ढाल है। उत्तर आपका सोन नदी बहता है ना। इधर आपका पश्चिम है इंद्रावती, दक्षिण में गोदावरी, और इधर पश्चिम में महानदी। अब यहाँ के लोग की जो अर्थव्यवस्था, आर्थिकी है, वो किस हिसाब से चलती, कैसे अपना ज़्यादातर वो उद्योग धंधे जीवन यापन करते हैं। तो आर्थिकी की हम बात करें तो इस इलाका में कृषि के साथ साथ उत्खनन, औद्योगिकरण कम है। यहाँ पे रबी फसलों में ये आगे हैं। यहाँ पे कृषि के अलावा वनोपज संग्रह याद रखेंगे। कृषि प्रधान, ये तो सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान है। सर्वाधिक औद्योगिकृत भी है, उद्योग धंधे भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। सर्वाधिक संचार एवं सुविधा वाला भी क्षेत्र है ये। लोक शिल्प थोड़ा सा पिछड़ा है इन लोग कृषि और भी, और कम सिंचाई, यहाँ पे सिंचाई की सुविधा कम है। जनसंख्या और साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों जगह में यहाँ पे विरल जनसंख्या का जो घनत्व कम है, कम नगरीकरण है, और जनजाति बाहुल्य इलाका है। जनजाति बाहुल्य इलाका और विरल जनसंख्या दोनों यहाँ पर भी है ना। और साक्षरता सबसे ज़्यादा कम तो इधर इस वाले इलाके में है। सबसे ज़्यादा सब कुछ इधर है, जैसे जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता, नगरीकरण, सब कुछ ज़्यादा यहाँ पर है। अब हम पढ़ेंगे विभाजक। विभाजक मतलब जो दो भागों में बांटता है। जैसे ये वाला इलाका गंगा और महानदी का विभाजक है, ये इंद्रावती नदी और उत्तर दक्षिण विभाजक है ना। जनजाति समूह इधर के एरिया में उरांव, कोल, कोरवा इत्यादि। इधर उरांव, पहाड़ी कोरवा, नगेसियाँ, कंवर, बिरहोर। जब जनजाति पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना। गोंड, कमार, बिंजवार, हलबा, भद्रा इत्यादि। और यहाँ पे नीचे जो है गोंडों की भूमि, आदिवासी संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये इलाका। गोंड, हलबा, अबूझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, परजा, ये सब जनजाति इधर पाया जाता है। ठीक है, उद्योग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस वाले बीच वाले इलाके में लौह इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट सब चीज़ जो है सर्वाधिक विकसित जो उद्योग धंधे यहाँ पर है। इसमें केवल उत्खनन, ऊपर और नीचे में उत्खनन से संबंधित उद्योग धंधे हैं। यहाँ पे खनिज पाया जाता है तो खनिज का उत्खनन करने के लिए। उसके अलावा हस्तशिल्प और इधर भी खनिज उत्खनन। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अगर आपको इसके आगे की क्लासेस चाहिए तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड क्लास आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम में हमसे नहीं जुड़े तो इंस्टाग्राम में आप जरूर जुड़ जाइएगा, अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके। और प्ले स्टोर से आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।